फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्लाइमेट का टॉपिक यानी कि जलवायु का टॉपिक, जो आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया है। ये आपके चंडीगढ़ पीआरटी और एनटीटी के सिलेबस में दिया गया है। मुझे पता है 3-4 दिन से आपकी क्लास नहीं हो रही है, तो इस क्लास में हम क्लाइमेट का टॉपिक पढ़ लेते हैं। इसके बाद शायद हमारे 2-3 टॉपिक ही रहेंगे जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहने वाले हैं। बाकी आपका सारा एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इसके साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। तो अब ये आज की क्लास हमारी सोशल साइंस की रहेगी क्लाइमेट के टॉपिक की। तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल भी रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं हम पढ़ना क्लाइमेट के बारे में। अगर हम क्लाइमेट का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्लाइमेट के बारे में पता भी होना चाहिए कि क्लाइमेट होता क्या है। जैसे मौसम क्या है, जलवायु क्या है, मौसम में और जलवायु में क्या डिफरेंस है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने लिखा है, किसी स्थान अथवा देश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब और पवनों की दशा तथा वेग का समग्र अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी कि मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, तो इसको सिंपल से शब्दों में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने देखा होगा, हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, जैसे हम हरियाणा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, ठीक है, या बिहार में रहते हैं, इन रीजन्स में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा पिछले 20, 30, 40 सालों से हमारे यहाँ पर जैसे आपको पता है हमारे यहाँ पर जो सर्दियों का मौसम है वो अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाता है और फिर वो फरवरी मार्च तक रहता है। उसके बाद गर्मियों का मौसम आ जाता है। तो ये कितने साल से चल रहा है? 20-30 साल से चलता आ रहा है। तो वहाँ का क्या है, ये वहाँ पर कितने टाइम से ऐसा टेम्परेचर रहा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा, वहाँ पर हवाएं कौन से मौसम में कितने टाइम से कैसे चलती है, ये सब क्या होता है, किसके अंडर आता है? जलवायु के अंडर आता है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, ये क्या है, हमारी जलवायु है। तो इन सबको जब हम मिक्सअप करते हैं, समस्त दशाओं को शामिल करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, हमारी जलवायु है, यानी कि ये क्या है, हमारा क्लाइमेट है। ठीक है, आई होप आपको जलवायु की डेफिनेशन जो मैंने बताई है वो समझ में आ गई होगी। ये क्लास ज़्यादा लेंथी भी नहीं रहेगी, बट इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो अगर हम भारत की बात करते हैं, आपसे सबसे पहले ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की जलवायु कैसी जलवायु है। तो भारत जो है, इंडिया जो है, वो किस में आता है? उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु में आता है। तो किस में आएगा? उष्ण कटिबंध मॉनसूनी जलवायु। तो हमारा जो जलवायु है वो कैसा है? मॉनसूनी है, और कैसा है, उसके साथ साथ उष्ण कटिबंधीय है। अब यहाँ पर अगर हम मौसम की बात करते हैं तो मौसम क्या होता है? अभी मैंने आपको जलवायु बताया, जलवायु तो लॉन्ग टर्म का होता है, लेकिन अगर हम मौसम की बात करते हैं तो मौसम कैसा होता है? क्षणिक होता है, और इसकी अवस्था जो है बहुत जल्दी बदल जाती है, परिवर्तनशील होता है। जैसे आज का आपका मौसम कैसा है, कल क्या पता कैसा मौसम हो, परसों कैसा मौसम हो। तो ये क्या, बहुत जल्दी चेंजेबल है, मतलब बहुत जल्दी चेंज होने वाला है, परिवर्तनशील है। ये एक दिन भी ऐसा हो सकता है, एक सप्ताह का भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वर्षों तक ऐसा रहेगा। अगर वो वर्षों तक ऐसा रहता है तो वो जलवायु होता है। अगर हम मौसम की बात करते हैं, मॉनसून की बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया हमारी जलवायु जो है वो उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु है। तो आपको मॉनसून के बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, मॉनसून जो है ये मौसम शब्द से आया है, इसका मतलब होता है अरबी भाषा। ठीक है, तो मौसम क्या है, यहाँ पर अरबी भाषा का शब्द है। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशाओं में क्या हो जाता है? ऋतु परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो मौसम में चेंज होता है वो कैसे होता है? मॉनसून में जो चेंज होता है वो कैसे होता है? हमारे यहाँ पर आपको पता है एक अरब सागर की शाखा है और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा है, जहाँ से हमारे यहाँ पर मॉनसून की उत्पत्ति होती है। तो इसी से क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। अब यहाँ पर अगर हम मॉनसून की बात करते हैं, मॉनसून की उत्पत्ति के तापीय सिद्धांत की बात करते हैं, तो मॉनसून पवनों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, ताप होगा। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती हैं, इससे यहाँ लो प्रेशर का निर्माण होता है और यहाँ पर निम्न दाब के कारण उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें उपस्थित हो जाती हैं। अब आपको पता है हमारा इंडिया इस प्रकार से, यहाँ पे क्या है? अरब सागर शाखा है, और इस तरफ क्या है? आपके बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मान लो हमारे यहाँ पर जब टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है तो ये जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या होंगी? हमारे इस गोलार्ध में लंबवत गिरती है, सीधी गिरती है, जिससे किसका निर्माण होगा? लो प्रेशर बनेगा इस बेल्ट में। ठीक है, जिससे लो प्रेशर बनेगा और यहाँ पर हवाएं चलेंगी, जिससे हम व्यापारिक पवनें कहते हैं, और इसी से क्या होता है? मॉनसून की उत्पत्ति होने लगती है।
फेरल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में आने पर ये पवनें राइट हैंड साइड अर्थात उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं। तो ये बात आपको याद रख लेनी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फेरल के अनुसार ये क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध जो है हमारा जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, इसमें आने पर जो हवाएं हैं, जैसे ये है हमारे पास, ये हम लगा लेते हैं, एक बार ऐसे समझाती हूँ आपको। ये हो गया हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, ऊपर क्या है हम नॉर्थ उसमें है हेमिस्फीयर में, नीचे साउथ हेमिस्फीयर है। तो ये कह रहा है कि जब उत्तर गोलार्ध में आएंगे तो ये जो पवनें हैं वो कौन सी तरफ जाने लगेंगी, राइट साइड मूव करने लगेंगी, यानी कि उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है जो पवनें हैं वो क्या करती रहती है, अपनी दिशाओं को बदलती रहती हैं। तो ये फेरल ने क्या कहा था कि जब हवाएं नॉर्थ गोलार्ध में आती हैं तो कौन सी साइड जाती है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का मतलब क्लॉकवाइज चलती है, ठीक है। तो ये किसकी तरफ चलती है, उत्तर पूर्व की तरफ चलने लगती है। मॉनसूनी पवनें जो हैं ये दक्षिण पश्चिम में 2 भागों में विभाजित हो जाती है, अभी मैंने आपको बताया था। जैसे ये मॉनसूनी पवनें हैं तो ये किसमें होंगी, 2 चीजों में चेंज हो जाती है, और इससे क्या होती है हमारे यहाँ पर ये 2 वर्षा ऋतुएं लेकर आती है। यहाँ पर क्या है, हमारे अरब सागर शाखा है, और इधर की तरफ क्या है, पश्चिमी घाट पर यहाँ इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ठीक है। ये जो वर्षा ऋतु है भारतीय उपमहाद्वीपों में 2 वर्षा ऋतु लाती है। प्रथम क्या है, अरब सागर शाखा, इसके द्वारा पश्चिमी घाट पर क्या होती है, बारिश होती है। अब यहाँ पर क्या है, ये अरब सागर शाखा है, इससे कहाँ बारिश होगी, ये क्या हमारा पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है। तो ये एरियाज हैं, यहाँ पर क्या होगी, बारिश होगी। आपको पता है केरल में सबसे पहले मानसून आ जाता है, ठीक है। ऐसे करते करते फिर महाराष्ट्र तक, फिर आगे जैसे जैसे टाइम पीरियड जाता जाता है, 15 डेज 20 डेज, उसके अकॉर्डिंग फिर ये उत्तर भारत की तरफ जाने लगता है। तो सबसे पहले यहाँ से अरब सागर शाखा से बारिश होती है। इसके बाद अगर हम सेकंड बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की, इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी जो शाखा है बंगाल की खाड़ी की शाखा, इसके द्वारा कहाँ पर बारिश होती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी पूर्वी भारत में भारी बारिश होती है। अब यहाँ पर इस तरफ क्या है, हमारे बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी से कहाँ बारिश होगी, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बारिश होगी। इसके साथ साथ जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत है, इस पूर्वी घाट पर बारिश होती है। और ये जो हमारी स्टेट्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। आपको वैसे भी पता होगा कि हमारे भारत में सबसे अधिक, पूरे विश्व में सबसे अधिक बारिश जो है वो मोन्सीग्राम में होती है, ठीक है। तो यहीं पर वो बारिश होती है उत्तर पूर्वी भारत में, इससे बारिश देखने को मिलती है। अगर अब हम बात करते हैं व्यापारिक पवनों की, तो ये 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में चलने वाली पवनें जो है वो क्या होती है, व्यापारिक पवनें होती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शीत ऋतु। शीत ऋतु में क्या होता है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें दोबारा से चलने लगती हैं, उत्तर पूर्वी मानसून लाती हैं तथा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर कहाँ पर बारिश करती हैं, तमिलनाडु तट पर बारिश करती हैं। अभी ये तो ग्रीष्म ऋतु की बारिश हो रही थी, जिससे अरब सागर शाखा में और बंगाल की खाड़ी की शाखा में बारिश हो रही है। लेकिन शीत ऋतु में भी आपको बारिश देखने को मिलती है। तो ये कहाँ कहाँ पर होती है, तमिलनाडु तट पर यहाँ पर बारिश होती है। तमिलनाडु में कुछ एरिया ऐसा भी है जो वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, यानी कि जब ग्रीष्म ऋतु की बारिश होती है तब वहां पर बारिश नहीं होती, शीत ऋतु के मौसम में इस एरिया में बारिश देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये याद रखना है, जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जाती हैं तो ये क्या करती है, अपनी दिशा बदल लेती हैं। ये भी मैंने आपको बताया भी था, फेरल के नियम के अनुसार मैंने आपको कहा था कि किस तरफ मूव कर जाती है, राइट साइड में मूव कर जाती है। जब वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाती है तो कहाँ जाएंगी, राइट साइड में चली जाती है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिखी है, फेरल का यही सिद्धांत है कि जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जाएंगी तो क्या बदल लेती है, अपनी दिशाओं को बदल लेती है। यहाँ पर ये क्या है, जैसे ये हमारे पास में ये जैसे मैंने आप यहाँ बना रखा है, ये 0 डिग्री हो गया, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ है, ये 60 डिग्री नॉर्थ है। यहाँ 30 डिग्री साउथ और ये 60 डिग्री साउथ है। इस एरिया को हम ITCZ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसके बाद ये हाई प्रेशर बेल्ट होती है और ये लो प्रेशर बेल्ट है। फिर ये जो 30 से 60 डिग्री वाली है, यहाँ पर पछुआ पवनें चलती है। और ये ऊपर आपको पता ही है, यहाँ पर ये पोल है, ध्रुव है, तो यहाँ पर निम्न दाब बनता है, ध्रुवीय हवाएं चलेंगी। इसी के साथ ऐसा ही सेम टू सेम यहाँ पर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बस एक थोड़ा सा आप इसको देख लेना कि इसमें मैंने किस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसको हमने कोश का नाम दिया है, जैसे ये पछुआ पवन वाला है इसको हमने फेरल कोश कहा है। जैसे 0 से 30 डिग्री वाला है इसको हमने हेडली कोश कहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है NITCZ। NITCZ की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम जानते हैं नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से। अगर हम SITCZ की बात करते हैं तो इसे हम जानते हैं साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से, ठीक है।
अगर हम ITCZ की बात करते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बताया ITCZ 0 डिग्री को मैंने यहाँ पर लिखकर बताया था, ठीक है। तो ये है क्या, ITCZ क्या है, ये क्या होती है, एक दाब पेटी होती है, प्रेशर वाली बेल्ट होती है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर क्या होती है, स्थित होती है। देखो अभी मैंने यहाँ पर लिखकर बताया था, ये कहाँ पर है, पृथ्वी पर है, और 0 डिग्री के चारों ओर क्या है, ICZ का क्षेत्र है। ये और कुछ नहीं, एक दाब की बेल्ट है, दाब पेटी की बेल्ट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या है, ये बेल्ट है। तो इसके बाद यहाँ पर जहाँ उत्तर और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं, दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की क्या होती है, यहाँ पर उत्पत्ति होती है। तो ये क्या ITCZ क्षेत्र है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दक्षिण पश्चिम मॉनसून की। सामान्यतः भारत में मॉनसून का समय जून से सितंबर तक रहता है। आपको पता है जून में हमारे यहाँ पर बारिश होने लगती है और सितंबर तक हमारे यहाँ पर कौन सा मौसम रहता है, वर्षा ऋतु का मौसम रहता है, जिसे हम मॉनसून के नाम से भी जानते हैं। इस समय उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में निम्न वायुदाब का क्या बनता है, क्षेत्र बन जाता है, जो खिसकता हुआ कहाँ की तरफ मूव करता है, शिवालिक पर्वत के पार चला जाता है। इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर सिंधु गंगा मैदान में एक लंबाकार निम्न दाब मेखला का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, मॉनसून गर्त कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सामान्यतः हमारे यहाँ पर जो बारिश का मौसम होता है या फिर हमारे यहाँ जो मॉनसून का मौसम है, उसकी शुरुआत यहाँ पर जून से हो जाती है और जून से कब तक रहती है, सितंबर तक रहती है। इस समय उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में क्या बनता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जो खिसकता हुआ शिवालिक क्षेत्र की तरफ आता है, और इसके कारण जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके ऊपर सिंधु गंगा मैदान में एक लंबाकार निम्न दाब मेखला का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, मॉनसून गर्त कह देते हैं, ठीक है। और बाद में यही पवनें दक्षिण पश्चिमी मॉनसून पवनों का क्या ले लेती है, रूप ले लेती हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून भारत में सबसे पहले कहाँ पर आती है, तो ये अब इसके बाद ये जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से और ध्यान से सुन लेना है क्योंकि ये आपका बहुत जरूरी पॉइंट है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है जो दक्षिण पश्चिमी मॉनसून है उससे भारत में सबसे पहले बारिश कहाँ पर होगी, अंडमान निकोबार के तट पर 25 मई तक ये जो मौसम है यहाँ पर पहुंचता है, ठीक है। इसके बाद 1 जून को जो मौसम है वो कहाँ पर होगा, चेन्नई या त्रिवेंद्रपुरम में। यहाँ पर मौसम मॉनसून की बात कर रही हूँ मैं, या बारिश कह लो, मॉनसून कह लो। तो 25 मई को सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। इसके बाद 1 जून को ये मॉनसून की शुरुआत कहाँ पर होती है, चेन्नई तिरुवनंतपुरम में होती है। 5 से 10 मई को कोलकाता मुंबई में मॉनसून की शुरुआत होती है। 10 से 15 जून को पटना अहमदाबाद नागपुर तक पहुंचता है। 15 जून के बाद हमारा जो उत्तर भारत है वहां पर आपको जो मॉनसून है उसकी शुरुआत देखने को मिलती है और फिर ये ऐसे पूरे शहरों में ही फैल जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए ये सारे आपको याद रख लेने हैं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे 25 मई को अंडमान निकोबार पर। इसके बाद 1 जून को चेन्नई। इसके बाद 5 से 10 जून को कोलकाता और मुंबई। 10 से 15 जून पटना अहमदाबाद नागपुर और 15 जून के बाद लखनऊ दिल्ली जयपुर जैसे शहरों तक क्या होता है, ये पहुंचता है। प्रायद्वीपीय भारत में दस्तक देने के बाद अब यहाँ पर ये कहाँ पहुंचा है, प्रायद्वीपीय भारत में, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ प्रायद्वीपीय भारत में दस्तक देने के बाद दक्षिण पश्चिम मॉनसून जो है वो 2 शाखाओं में बट जाता है। अभी मैंने आपको बताया था एक अरब सागर शाखा होगी और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है। अगर हम अरब सागर शाखा की बात करते हैं तो ये 3 शाखाओं में बट जाती है। अरब सागर शाखा जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, 3 शाखाओं में बटती है। सबसे पहली शाखा की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकता है, ठीक है। ये पवनें पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 मीटर से 1200 मीटर तक की ऊंचाई पर चढ़ती हैं और ये पवनें तत्काल ठंडी होकर पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर तक बारिश करती हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये पश्चिमी घाट है, तो ये पश्चिमी घाट को क्या करती है, ये शाखा रोकती है। यहाँ पर इनकी ढलानों पर चढ़ती है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 900 से 1200 मीटर तक की है, यहाँ तक चढ़ती है। इसके बाद तुरंत ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद क्या हो जाती है, बारिश होती है, ठीक है। तो 250 से 400 सेंटीमीटर तक की यहाँ पर बहुत तेज बारिश देखने को मिलती है। तो ये पहली शाखा थी इसकी, अरब सागर शाखा की पहली पॉइंट ये मैंने आपको बताया है, पश्चिमी घाट पर बारिश होती है इससे।
ठीक है। और इसके बाद पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये शाखा कहाँ जाती है, नीचे की ओर उतरने लगती है, जिससे क्या होती है, गर्म उतरकर गर्म होने लगती है और आर्द्रता में क्या होने लगती है, कमी आ जाती है। इसके बाद परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाम मात्रा की बारिश का क्षेत्र बनता है, जिसे हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। अभी इसका जो दूसरा पॉइंट है, ये कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर बारिश नहीं होती है, जिसे हम वृष्टि छाया क्षेत्र कह देते हैं, जहां पर अपने आप ये आर्द्रता कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं हैं वो क्या नहीं हो पाती, नीचे नहीं उतर पाती और गर्म होने लगती है। गर्म होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाती है, वायु में ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से जो बहुत कम ही बारिश देखने को मिलेगी, तो इस क्षेत्र को हमने क्या नाम दे दिया, वृष्टि छाया क्षेत्र का नाम दे दिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो अरब सागर की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटी से होकर मध्य भारत में दूर तक बारिश करती है। जो ये एमपी, मुंबई, ये वाला जो इलाका आपको देखने को मिलेगा, तीसरी शाखा से यहाँ पर बारिश होगी। ये किसकी बात हो रही है, अरब सागर की बात हो रही है। अरब सागर शाखा की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ ये गंगा मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा में मिल जाती है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे जो मैंने यहाँ आपको समझाए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, ये इसी के ही पॉइंट थे, थर्ड पॉइंट नहीं था, सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा है, ये सारा का सारा सेकंड पॉइंट था। ठीक है, इसके बाद अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं या तीसरी शाखा की बात करते हैं, तो तीसरी शाखा में लिखा है सौराष्ट्र प्रायद्वीप। ठीक है, जो महाराष्ट्र की बात हो रही है, सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। ठीक है, तो ये कहाँ, ये तीसरी शाखा कहाँ देखने को मिलेगी, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात में, सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। ठीक है, यहाँ से अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को पार कर जाती है और बहुत ही कम बारिश होती है। ये जो थर्ड वाली है, यहाँ पर इससे कम बारिश देखने को मिलती है। पंजाब और हरियाणा में ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली मॉनसून की शाखा में मिलती है और इससे हिमालय रीजन में बारिश होती है। ठीक है, तो ये बस पॉइंट है, आपको रीड कर लेने हैं, बहुत ज्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। क्लाइमेट का टॉपिक है, कुछ ही एक दो क्वेश्चन ही देखने को आपको मिलेगा और बहुत ईजी सा क्वेश्चन मिलेगा क्लाइमेट के टॉपिक का। बस एक बार रीड कर लेना इसको, ताकि आप ऑप्शन देखें तो आपको ये ना लगे कि आपने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है। ऑप्शन देखेंगे तो आपको आसानी से उसका आंसर अपने आप पता लग जाएगा। बस एक बार इस क्लास को देख लेना, रीड कर लेना कि इसमें क्या क्या लिखा है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी से मॉनसून। अभी ऊपर मैंने आपको अरब सागर शाखा से मॉनसून बताया है, अब हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी से मॉनसून। अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं, तो इससे म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में म्यांमार के तट पर स्थित अरकान पहाड़ियां, ये म्यांमार में देखने को मिलती हैं। अरकान पहाड़ियां, जैसे हमारे यहाँ पर हिमालय कह देते हैं हम, हिमालय की पहाड़ियां, हिमालय की चोटियां, वैसे ही ये पहाड़ियां म्यांमार में किसके नाम से जानी जाती हैं, अरकान क्षेत्र कह देते हैं, अरकान पहाड़ियां कह देते हैं। तो इस शाखा के बड़े हिस्से को भारतीय महाद्वीप की ओर क्या किया जाता है, विक्षेपित किया जाता है। एक शाखा मैदान गंगा मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ता है, पंजाब के मैदान तक पहुंचता है, और दूसरी शाखा उत्तर और उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। एक तो गंगा का मैदान हो गया, दूसरी शाखा कहाँ होगी, ये ब्रह्मपुत्र के मैदान की तरफ। इसकी उपशाखा मेघालय के गारो शिखर पर स्थित मोन्सीराम में क्या करती है, बारिश करती है। मैंने आपको बताया था मोन्सीराम में बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। पूरे विश्व की सबसे अधिक बारिश की अगर बात की जाए तो मोन्सीराम क्षेत्र में होती है, और ये किससे हो रही है, बंगाल की खाड़ी से ये बारिश हो रही है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, बाकी चाहे आप इसको रीड कर लेना, बट ये जो लास्ट में मैंने पॉइंट बताया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में भी आया है, तो इसको आप जरूर से जरूर अच्छे से रीड कर लेना इस पॉइंट को, जो ये अभी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं शीत ऋतु की, शीत ऋतु की बात करते हैं, तो शीत ऋतु जो है, यहाँ पर अगर मौसम की बात कही गई है कि शीत ऋतु का मौसम कब से कब तक होता है, ग्रीष्म ऋतु का मौसम कब से कब तक होता है, मॉनसून कब से कब तक रहता है। तो अगर हम यहाँ पर शीत ऋतु की बात करते हैं, तो 15 दिसंबर से 15 मार्च तक क्या देखने को मिलेगा, शीत ऋतु का मौसम होता है। तो 15 दिसंबर से आपके यहाँ पर शीत ऋतु शुरू हो जाती है और 15 मार्च तक रहती है। अभी भी आप ये लगाकर चल सकते हैं कि हमारे यहाँ पर शीत ऋतु का मौसम है, 15 मार्च के बाद शीत ऋतु जो है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपके यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होगी 16 मार्च से। तो ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक रहेगी। तो ये क्या है, ग्रीष्म ऋतु
16 मार्च से 15 जून तक। अगर हम नेक्स्ट मॉनसून की बात करते हैं तो मॉनसून क्या है, यहाँ पर 16 जून से 15 सितंबर तक क्या देखने को मिलता है, मॉनसून देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि वर्षा ऋतु भी हम उसे कह सकते हैं। तो ये कब से कब तक होगा, 16 जून से 15 सितंबर तक। सितंबर के बाद मॉनसून वापसी यहाँ पर लिखा है 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। शरद ऋतु भी हम इसे कहते हैं क्योंकि इसी मौसम में जो लौटते मॉनसून है उनसे कुछ एरिया में बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद आपके शीत ऋतु की शुरुआत हो जाती है नवंबर, मिड नवंबर से। अगर हम हमारे नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, आपको पता है उत्तर भारत जो है वो सबसे ठंडा एरिया माना जाता है। दिसंबर और जनवरी के महीने में यहाँ पर सबसे अधिक ठंड पड़ती है और सर्वाधिक ठंडे महीने उत्तर भारत में दिसंबर और जनवरी के होते हैं। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। शीत ऋतु के बारे में बताया मैंने आपको 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। ग्रीष्म ऋतु जो है 16 मार्च से 15 जून तक। मॉनसून की बात करते हैं तो 16 जून से 15 सितंबर तक। मॉनसून वापसी की बात करते हैं तो 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। शीत ऋतु की बात करते हैं तो नवंबर के मिड से उत्तरी भारत में दिसंबर और जनवरी के महीने जो हैं वो सर्वाधिक ठंडे होते हैं। अब इसके बाद अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तर भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई और जून में ग्रीष्म ऋतु बहुत तेज होती है। यहाँ पर टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। इससे ये एवरेज टेम्परेचर है, बट जून जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी आ गया होगा समझ में। अब यहाँ पर कुछ स्थानीय पवनें चलती हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछी भी जाती है। जो एक तो मैंने आपको दिसंबर से मार्च तक ये मौसम रहता है। ठीक है, मिड सितंबर में ये होता है, मिड नवंबर में ये मौसम रहता है, बारिश इस मौसम में होती है, ये पूछेगा आपसे। और एक ही आपसे स्थानीय पवनों के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर हम यहाँ पर स्थानीय पवनों की बात करते हैं तो कर्नाटक और केरल में इन स्थानीय पवनों को हर एरिया में क्या चलती है, कुछ स्थानीय पवनें चलती है। जैसे हमारा उत्तर भारत है, उत्तर भारत में आपने देखा होगा गर्मी के महीने में बहुत गर्म हवाएं चलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लू। आपने अपने बड़े बुजुर्गों को भी कहते हुए सुना होगा कि लू चल रही है अब तो। ठीक है, तो ये लू क्या है, यहाँ पर स्थानीय पवनें उत्तर भारत की। कर्नाटक और केरल में इन्हीं स्थानीय पवनों को क्या कहते हैं, आम्र वर्षा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो ये हवाएं चलती हैं ये आम की खेती के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी गई है कर्नाटक और केरल में, तो इसे क्या कह देते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। इसके बाद फूलों वाली बौछार कहाँ कहा जाता है, इस वर्षा से केरल और उसका जो निकटवर्ती एरिया है वो कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल यहाँ पर खिलने लगते हैं, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, फूलों की बौछार या फूलों वाली बौछार कह देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं असम की या वेस्ट बंगाल की। ठीक है, तो असम और वेस्ट बंगाल में इसे हम क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं, जो चावल के लिए क्या होता है, बेस्ट होता है। बैसाख के महीने में होगा, चावल के लिए क्या होता है, बेस्ट होता है। चाय, पटसन और चावल के लिए भी क्या होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद लू की बात करते हैं तो लू क्या है, यहाँ पर लू कहाँ पर चलती है, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा, बिहार और शुष्क गर्म हवाएं चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसी हवाएं देखने को मिलती हैं, बहुत ड्राई और बहुत ज्यादा गर्म हवा चलती है। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये उत्तर भारत का जो एरिया होता है ये किससे मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होती है, गर्मी होती है। तो इस महीने में यहाँ पर क्या चल रही होती है, लू चल रही होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, अल नीनो और ला नीनो। बस इसमें से आपसे ना ये पूछा जा सकता है कि अल नीनो कौन सी हवा होती है, ला नीनो क्या होता है। तो अगर हम अल नीनो की बात करते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू तट पर हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा ठंडी प्रवाहित होती है। ये क्या है, एक छोटी गर्म जलधारा है। तो आपसे पूछा जाएगा अल नीनो कैसी है, अल नीनो गर्म जलधारा है। कहाँ पर होती है इसकी राइजिंग, प्रशांत महासागर के पेरू तट पर, जो 25 जून के आसपास उत्पन्न होती है। तो ये जो पॉइंट बताए हैं इनको नोट कर लेना। पूर्वी प्रशांत महासागर की है, पेरू तट पर है, छोटी जलधारा है, गर्म जलधारा है, 25 दिसंबर के आसपास उत्पन्न होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी वजह से, मान लो अगर ये भारतीय उपमहाद्वीप में चलने लगती है, बहुत ज्यादा प्रशांत महासागर में चलती है, वहां से राइज होती है और बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इससे क्या होती है, सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ड्राइनेस हो जाएगी अगर इतनी गर्म हवा चलेगी तो। इसके बाद अगर ला नीनो की बात करते हैं तो ये अल नीनो के बिल्कुल अपोजिट है। ये बहुत ज्यादा ठंडी जलधारा है, इससे कई बार बाढ़ वगैरह आने का भी खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि मान लीजिए गर्मी का मौसम है और उस मौसम में अगर बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो जब गर्म हवा ठंडी हवा से टकराएगी तो वहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा बारिश होगी।
तो इसे हम काउंटर ओशियन करंट के नाम से भी जानते हैं, ला नीना को। ठीक है, इससे भारत में सक्रिय मानसून और सक्रिय हो जाता है। 1998 में ला नीना के अधिक सक्रिय होने के कारण चाइना, भारत, बांग्लादेश में भयानक बाढ़ की स्थिति क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी आज की क्लास यहाँ पर खत्म, जिसमें मैंने आपको सारा कंप्लीट ये क्लाइमेट से इंपॉर्टेंट हमारा जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जो आपको समझ में आया होगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, क्योंकि आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। एक बार इसको रीड कर लेना, बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है क्लाइमेट का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो एक बार आप इसे रीड भी कर लेंगे ना, तो भी आप एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो है वो टिक कर पाएंगे। तो अभी मैंने आपको क्लाइमेट पढ़ा दिया, इसके बाद मॉनसून के बारे में बताया कि मॉनसून क्या है, ये सारा जान चुके। ठीक है, इसके बाद शाखाएं, अरब सागर शाखा से कहाँ बारिश होगी, बंगाल की खाड़ी से कहाँ पर बारिश होगी। ठीक है, अरब सागर शाखा को 3 हिस्सों में बांटा गया था, ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। ITCZ क्षेत्र क्या है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून क्या है, ये जो मैंने आपको बताया कि कौन सा मौसम कब तक क्या होता है, कहाँ पर मॉनसून आ जाता है, ये सारे पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और आगे आपको इसी तरीके से और कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।